विद्यार्थियों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देखे होंगे जिसमें मैंने आपको न्यायालयों की स्थापना बताई थी और ये बताया था कि न्यायालय 1726 में स्थापित हुए और उसके बाद मेयर कोर्ट के बारे में बताया था। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कोर्ट का, लेकिन अपने आप में एक बहुत अहमियत रखता है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी देन है आज के कोर्ट। आज जो वर्तमान समय में भारत देश में न्याय व्यवस्था है, वो न्याय व्यवस्था जिस व्यक्ति की देन है उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ और जिस तरह उसने न्यायालयों की स्थापना की थी उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आज वर्तमान में हमें देखने को मिलता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि कलेक्टर भी कह सकते हैं। ये पद किसके द्वारा लाया गया, कैसे लाया गया और ये व्यवस्था कहाँ से चली आ रही है? देखा जाए तो भारत में असली कानून के तहत न्यायालयों का प्रादुर्भाव जिस व्यक्ति के द्वारा हुआ वो व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में भारत देश में न्यायालयों की स्थापना की थी और जिन न्यायालयों की स्थापना की थी वो न्यायालय आज वर्तमान में कार्यरत है। यानी कि वर्तमान में जो न्यायालयों का ढांचा है वो पूरे तरीके से वारेन हेस्टिंग्स की देन है। और अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा मुख्य किरदार रहा है भारत में जिसके द्वारा न्यायालयों को एक संपूर्ण रूप दिया गया। आज का जो कंपोजिशन है, आज का जो कोर्ट की व्यवस्था है वो वारेन हेस्टिंग्स की देन है। आज हम पढ़ रहे हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बाय वारेन हेस्टिंग्स इन 1772 एक्सप्लेन इट्स। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में न्यायालयों के संबंध में भारत में क्या सुधार किए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका कि वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा भारत में न्यायालयों की स्थापना सर्वप्रथम की गई और एक ऐसी न्याय व्यवस्था को रूपान्वित किया गया जो आज भी भारत में निरंतर रूप से कार्य कर रही है, सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है, नियमित रूप से कार्य कर रही है। वो व्यवस्था आज भी चलायमान है। नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सेकंड, मुफस्सिल दीवानी अदालत। मुफस्सिल दीवानी अदालत की एक व्यवस्था की गई थी उस समय जिसमें न्याय करने का भार, जिन्हें हम आज कलेक्टर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिलाधीश महोदय कहते हैं, उनके ऊपर था। यानी कि मुफस्सिल दीवानी अदालतों में, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, दीवानी अदालत यानी कि सिविल नेचर। तो सिविल नेचर के जितने भी मामले हुआ करते थे वो सभी मामले इस अदालत में सुने जाते थे और न्यायाधीश के रूप में सुनवाई कलेक्टर साहब करते थे। उस समय एक पद का निर्माण किया गया कलेक्टर, वो यहाँ सुनवाई करते थे। तो मुफस्सिल दीवानी अदालत में न्यायाधीश के रूप में कलेक्टर महोदय बैठकर सारे सिविल नेचर वाले मामले सुनते थे और साथ में उनके साथ एक मौलवी और एक पंडित भी रहा करते थे जो कि समय समय पर उनसे दिशा निर्देश ले लेते थे। क्योंकि भाग्य की विडंबना है कि भारत में दो धर्म बहुत आयत में पाए जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम, और ये टकराव अभी से नहीं काफी समय से रहा है कि कुछ धार्मिक परंपराएं, धार्मिक प्रथाएं, धार्मिक रूढ़ियां, कुछ धार्मिक अंतर्द्वंद ऐसे आ जाते हैं न्यायालय में कि जिनके संबंध में जानकारी होना एक कलेक्टर महोदय को संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मौलवी और पंडित इन दोनों का साथ लेकर इन दोनों से दिशा निर्देश लेकर वो न्याय करते थे। तो ध्यान रहे, मुफस्सिल दीवानी अदालत में कलेक्टर, एक मौलवी, एक पंडित, ये तीनों ही मिलकर न्याय को अंतिम अंजाम देते थे। थर्ड, सदर दीवानी अदालत। एक चीज और इसमें बताना जरूरी है कि मुफस्सिल दीवानी अदालत जो हुआ करती थी इनमें मात्र कलेक्टर महोदय 500 रुपए तक के मामले सुन सकते थे, उससे ज्यादा तक के मामले नहीं सुन सकते थे। ध्यान रहे।
थर्ड, सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत से तात्पर्य है कि जो कार्य यहाँ मुफस्सिल दीवानी अदालत में होता था वही कार्य यहाँ सदर दीवानी अदालत में होगा। लेकिन फर्क कितना पड़ जाएगा? फर्क इतना पड़ जाएगा कि वहां 500 रुपए तक के मामले सुने जाते थे और यहाँ 500 रुपए से ऊपर के मामले सुने जाते थे, और 500 रुपए के मामले जो वहां सुने जाते थे उनकी अपील होती थी। यानी वे मामले जो बिलो देन 500 रुपीज हैं, अगर कलेक्टर साहब ने सुने हैं और अपना निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय की अपील सदर दीवानी अदालत में होगी। और अगर अबोव देन 500 रुपीज कोई मामले हैं जो 500 से ज्यादा के हैं तो उन्हें भी यहाँ सुना जाएगा। और ध्यान रहे, न्यायाधीश महोदय के साथ यहाँ भी मौलवी और पंडित उनके साथ रहेंगे। फोर्थ, मुफस्सिल निजामत अदालत। मुफस्सिल निजामत अदालत से तात्पर्य यहाँ है, जैसे कि यहाँ तो आप समझ गए दीवानी यानी कि सिविल नेचर, लेकिन निजामत यानी कि फौजदारी, आई मीन टू से क्रिमिनल नेचर। तो एक ऐसा न्यायालय की स्थापना की गई जहां फौजदारी मामले सुने जाते थे और उसका नाम था मुफस्सिल निजामत अदालत। मुफस्सिल निजामत अदालत में काजी, मुफ्ती दोनों मिलकर ये मामला सुना करते थे और साथ में इन दोनों के ऊपर 2 मौलवी हुआ करते थे। पहले मामले को सुनने समझने का प्रयास काजी और मुफ्ती करेंगे जज साहब के साथ बैठकर, और अगर कोई बात ऐसी है धर्म से संबंधित जो कि काजी और मुफ्ती के समझ में नहीं आ रही तो उनके ऊपर 2 मौलवी और रहेंगे, वो उस मामले को उस धर्म के विषय पर चर्चा करेंगे और न्याय निर्णय में सहयोग प्रदान करेंगे। फिफ्थ, सदर निजामत अदालत। सदर निजामत अदालत में भी वही व्यवस्था थी, जज साहब निर्णय देंगे, एक काजी होंगे, एक मुफ्ती होंगे, और जैसे कि पीछे मुफस्सिल निजामत अदालत में 2 मौलवी हुआ करते थे, यहाँ 3 मौलवी होंगे, केवल एक मौलवी यहाँ बढ़ जाएगा। 6, स्मॉल कॉज कोर्ट। स्मॉल कॉज कोर्ट से तात्पर्य ऐसे छोटे न्यायालय जहां ऐसे मामले जाते थे तो जो कि बहुत ज्यादा छोटी प्रकृति के हुआ करते थे, उन मामलों को सुनना कलेक्टर साहब के लिए उचित नहीं था। एक छोटे से नेचर के मामले, जैसे उदाहरण के तौर पर 10 रुपए से संबंधित कोई विवाद है, उस मामले की सुनवाई करना है, क्या कलेक्टर कोर्ट में जाना उचित है? मुफस्सिल दीवानी अदालत में जाना उचित है? नहीं। तो इन छोटे छोटे मामलों की सुनवाई करने के लिए लघु वाद न्यायालय यानी कि स्मॉल कॉज कोर्ट बनाए गए। लघु वाद न्यायालय की सुनवाई उस समय नगर प्रधान करता था, यानी कि जो आज हम जिसे सरपंच कहते हैं, ऐसे नगर में एक को प्रधान बना देते थे और वो उस मामलों को सुनवाई करता था और मामलों को सुनकर समझकर अपने हिसाब से अपने विवेक पर आधारित होकर मामलों का निर्णय दे देता था। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर इसी तरह मिलते रहेंगे और मेरे द्वारा अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।